औषधियों को आहार का हिस्सा बना लो। तो आहार अगर औषधियों का हिस्सा हो तो तीन ही आधार हैं, आहार, आचार और विचार। आप एक खास तरह के मेंटेलिटी वाले हैं तो आपका विचार कैसा होगा? मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया ना, सारी दुनिया है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव जंतु हैं, हमारा भी जन्म किसी दूसरी योनि में हो सकता है, तो सबसे मेलजोल करो, दोस्ती रखो, पता नहीं कब इनकी जरूरत आपको पड़ जाए, तो जियो और जीने दो, ये हमारा विचार है। और उस विचार के आधार पर हम आचार करेंगे, फूल मत तोड़ो, पत्ती मत तोड़ो, ये वेस्ट मत करो, वो वेस्ट मत करो। तो हम ये जो अपने आचार को गढ़ेंगे, इनको हम कहेंगे संस्कार। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करना है, ये नहीं करना, ये सब कुछ चला जाएगा संस्कार। तो आप सुनते हैं ना बार बार, भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है, क्योंकि संस्कृति का मूल तत्व जो आचार है वो करने न करने से आता है। तो आपका मूल तत्व अगर आचार है तो करना न करना तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो संस्कार तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बिना उसके तो हम चल नहीं पाएंगे। और अगर चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें डूब जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति, उसके तीन मूल आधार, आहार, आचार और विचार। विचार क्या? जियो और जीने दो, ये एक विचार। अपरिग्रह हमारे संस्कार आधारित विचार, अहिंसा संस्कार आधारित विचार, अशौच संस्कार आधारित विचार, ये सब उसमें चलता चला जाए। और इसी में से फिर आपकी जीवन और दुनिया बनती चली जाए। मैं पता नहीं कितना स्पष्ट कर पा रहा हूं, ये विषय सच में बहुत जटिल होता है, सभ्यता और संस्कृति का। आपको आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो ठीक है, मजा आ रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि नया सुन रहे हैं। आज तक आपने शायद बहुत लोगों के मुंह से सभ्यता संस्कृति शब्द सुने हो, लेकिन उनका अंतर ना पता हो। संस्कार क्या होते हैं वो बहुत बार सुने हो, लेकिन उनका आधार क्या होता है ये पता नहीं। तो संस्कृति हमारी तीन तत्वों में विभाजित हो जाएगी, आचार, विचार और आहार। अब अगर हम आचार, विचार और आहार अपने हिसाब से करेंगे, माने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, तब तो हम अपने जीवन को सुरक्षित, निरोगी और समाज उपयोगी और बाकी सब चीजें खड्डे में जाएंगे। अब हम इसमें देखना ये शुरू करें कि हमारी जिंदगी की संस्कृति या जो भारत की संस्कृति है, इसके ये जो तीन मुख्य तत्व है या आधार है, इसमें कहां कहां हमारा गड़बड़ घोटाला हुआ है, कहां कहां क्या क्या हुआ है, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है, तब ये आज की पूरी परिचर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकले। आप देखें, आहार में कुछ परिवर्तन लगता है आपको हुआ? टेम्परेचर जोन के हिसाब से भारत का और यूरोप का हुआ है। विचार में लगता है हुआ, और आचार में हुआ, तीनों ही जगह हुआ। लेकिन कितना परसेंट हुआ है, ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते? कितना परसेंट परिवर्तन आप माने? आहार में मैं ये कहूं 10% ही हो, 50% हो गया, ऐसा लगता है आपको सबको? 50% परिवर्तन हो गया आहार में, नहीं हुआ? कितना? 20 15 से परसेंट से शुरू करें और 20 तक मान लें या 25? चलो ठीक, एक साधारण वेरिएशन मान के चलें कि 15 से 25%, ज्यादा से ज्यादा 30% परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं ये इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर ये 15 से 30% का परिवर्तन हम ठीक कर लें तो हम भारतीयता में आ जाएंगे इस दृष्टि से। ठीक है, 25%, चलो ठीक है। और एक दूसरे प्रश्न में बात करता हूं, हमारे आचार में कितना परिवर्तन आया? 20, ज्यादा आ गया, 50 प्लस, चलो 50 प्लस मान लें कि आचार में परिवर्तन। और आखिरी विचार में क्या परिवर्तन है? 80%, मान लो वो भी 50 प्लस। 80 कहना थोड़ा वो चला जाएगा डिबेट में, 50 प्लस करें तो 50 प्लस का परिवर्तन विचार में है, 50 प्लस का परिवर्तन आचार में है, और 15 से 25% आहार में है। इसका मतलब ये हुआ कि आहार में हमारे अभी भी सबसे कम परिवर्तन आया है, यही हुआ ना?
इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय आहार ही ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी का करीब करीब 25% हिस्सा विदेशी आहार ग्रहण कर रहा है। अब विदेशी आहार क्या है वो आप सब जानते हैं। पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक्स है, बियर है, वाइन है, ये सब है उनके आहार में आ गया है 25 से 30%। अब ये आहार आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा ये जरा हम देख लें कि हमारी जिंदगी बनाई है भगवान ने और उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल दिया है जिसको आप जीवन सूत्र कहते हैं, गुण सूत्र कहते हैं, तकनीकी भाषा में जिसको डीएनए और आरएनए कहते हैं, ये उस टेम्परेचर जोन के लिए बनी है जो 15 से 45% वाला है। ठीक है, तो 15 से 45% का टेम्परेचर वेरिएशन वाले एरिया में रहने वाला जो शरीर है वो खास तरह का होगा। वो कैसा होगा? न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, यही होगा ना। इसलिए भारतीय जलवायु को समशीतोष्ण कहते हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो जलवायु जैसी है वो गर्म करें और या तो इसको बहुत ठंडा करें तो समस्या पैदा होती है। तो अब आप ध्यान रखिए आज से कि आपकी जीवन शैली में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म कर दे ना बहुत ज्यादा ठंडा है। अब इसको नाम लेंगे बहुत गर्म हो जाए, आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे ज्यादा चाय कॉफी से भी पहले बियर, वाइन, विस्की, शराब, जिसको आप एक शब्द में कहते हैं, शराब ये पहला आहार है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। और शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी आने के कारण ही मनुष्य वो सब करता है जो सामान्य स्थिति में उससे करने की अपेक्षा नहीं की है। ठीक है, तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्म करे ऐसी शराब अगर है तो ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है। और जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो आपकी संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति के संस्कार ही संस्कृति को निर्धारित करेंगे, तो आपकी संस्कृति के अनुकूल नहीं। तो निश्चित रूप से हमें ये तय करना चाहिए कि शराब हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल नहीं है तो ना पिए। और ये गर्म कैसे करता है? मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को जैसे ही आप शराब पिलाते, कोई भी शराब पिलाते, कोई भी, इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, इमीडिएट। और आयुर्वेद की भाषा में कहूं, ये एलोपैथी की भाषा में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूं तो तुरंत उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाए। पित्त माने आग लगना शुरू होती है शरीर। अब आपका शरीर तो समशीतोष्ण है, ध्यान रखिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जब आग लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस आग को शांत करने में लगेगी और तब तक लगेगी जब तक ये आग शांत नहीं होगी। तो प्रतिरक्षण प्रणाली को काम करने के लिए रक्त ईंधन के रूप में चाहिए। तो आपका रक्त शरीर का सारे अंगों से भागकर वहां आएगा जहां आपकी आग को शांत करने का काम चलेगा, माने पेट की तरफ सारा रक्त आ जाएगा। और अगर आपने शराब पी ली और पेट की तरफ आपका सारा रक्त आ गया, इसका माने रक्त जहां जाना चाहिए वहां नहीं होगा। ब्रेन को चाहिए वहां नहीं है, हार्ट को चाहिए वहां नहीं है, किडनी को चाहिए वहां नहीं है, लीवर को चाहिए वहां नहीं है, वो सब आ गया पेट में। और ये रहेगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो 2 से 5 घंटे तक आपके शरीर के बाकी ऑर्गन रक्त की कमी से तड़पेंगे और उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शराब पीने वालों के अंदर के सारे अंग खराब होते हैं, वो इस कारण से होते हैं। आपने देखा बहुत ज्यादा शराब पीने वालों के अंदर के अंग सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा हो, और इसलिए उनको मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है या उनको तकलीफ की दर सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत की प्रकृति और संस्कृति में शराब का स्थान नहीं है। फिर आप कहेंगे जी सोमरस तो था, सोमरस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। अंतर क्या है? सोमरस और शराब दोनों का अंतर उतना ही है, इसको ध्यान से कहिएगा, सुनिएगा। सोमरस और शराब का अंतर उतना ही है जितना डालडा और गाय के घी का है।
डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं। इतना ही अंतर सोमरस और शराब में है। सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है। आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है। माने भूख ज्यादा ठीक से लगे इसके लिए सोमरस पान किया जाता है। भारत में शराब और सोमरस में जमीन आसमान का अंतर है। शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती है। एक सुलगना होता है, एक भड़कना होता है, दोनों शब्द आप समझ पाएंगे। आग कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है, और भड़क के लग गई है तो आस पड़ोस की बिल्डिंगें जल जाएंगी। तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है। तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए। माने शराब नहीं चाहिए, चाहिए तो सोमरस चाहिए। अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है? उसकी विधि है, उसकी विधि है। आप चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए बागभट्ट, जिन्होंने घर में सोमरस बना के पान कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा। और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब होता है। सोमरस बहुत ही संतुलित है। ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए, ठीक है, और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा, और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा। शराब वैसा ही कुछ है, नींबू का खाली रस, और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी। शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा, नींबू का रस सबको नहीं चलेगा। वो कोई बहुत गंभीर बीमारी का कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे। उसमें सबसे पहली वस्तु शराब, तो हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब। तो आप कहेंगे कि इतनी शराब अब पीने लगे, ये कहां से आए? ये यूरोप की नकल की है। हम दुर्भाग्य से 400, 450 या 500 साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फंस गए, या तो उनके गुलाम हो गए, तो उनकी नकल कर करके हमने ये शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा नहीं। आगे बढ़े। शराब एक वस्तु हुई जो हमारे आहार में फिट नहीं बैठती। दूसरी वस्तु जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे, उसमें दूसरे पॉइंट पर है कॉफी और चाय। शराब तो बहुत ही भड़काती है पित्त को, कॉफी और चाय भी पित्त को भड़काता है, लेकिन शराब से थोड़ा कम, नींबू की शिकंजी से तो कई गुना ज्यादा। तो अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपकी संस्कृति और प्रकृति में चाय और कॉफी भी संभव नहीं है आहार के रूप में। फिर और थोड़ा आगे चले, और कौन सी गर्म चीजें हैं जो आपके शरीर को एक लिमिट से ज्यादा गर्म करते हैं, जो रोज जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं? मिर्च मसाला, बिल्कुल सही कहा। मिर्च और मसाले ये पित्त को जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं। तो तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रकृति है और संस्कृति है उसमें ज्यादा मिर्च मसाले में, लाल मिर्च हमारी प्रकृति में कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं। तो कम से कम लाल मिर्च को तो विदा कर दीजिए। आपको मालूम है ये लाल मिर्च पुर्तगाली आए हमारे यहां, वो लाए पोर्चुगीज लोग, हमारे यहां नहीं थी। हमारे यहां काली मिर्च है, और लाल मिर्च भोजन से निकल जाए तो और भी अच्छा। कौन सी ऐसी चीज है जो रोज के जीवन में है? जी क्या बोला? फास्ट फूड। फास्ट फूड, फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है। जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा। और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है, फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है। तो पाव रोटी फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला है। तो ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब कुछ। इसको फास्ट फूड न कहें, यूरोपियन फूड कहें, क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है। फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, जल्दी पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है खिचड़ी, वो बहुत फास्ट फूड है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना, आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन, उसमें नंबर 1 पर खिचड़ी, नंबर 1 पर खिचड़ी, और पूरे भारत में खाई जाती है। और दूसरे नंबर पर इडली है। इडली
जो अभी आधे भारत में खाई जाती है, दक्षिण में तो पूरे में आधे भारत। इडली, तीसरा है सांभर, चौथा है रसम, पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है 100 से ज्यादा वस्तुएं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भारत में भी है, बस आप उसको विभाजन ऐसा करिए, यूरोपियन फूड, पिज्जा, इडली, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे, मैं बता देता हूं। शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा भड़काने वाली एक और चीज है आपके भोजन में, वो है मांस। आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कत्ल खाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी, क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होता है। इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है, प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति। तो आप कहेंगे क्या भारत में करोड़ों साल किसी ने मांस नहीं खाया? हमारे यहां ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित हैं, उसमें शराब है, मांस है, चाय है, कॉफी है। लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है, तो मांस औषधि के रूप में इस देश में कुछ कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है, सभी में वहां भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, अब उसको गर्म करना है वापस, या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो, मर जाने दो, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है, तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए। लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। अगर 1 लाख पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से 5 पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो, क्योंकि यहां जरूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है। 15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है, और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है। इसी के लिए शरीर काम करता है, इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वहां बहुत ठंडा हो सकता है, क्योंकि -5, -6, -10 तक चला जाए। तो वो जब मांस खाएं तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए जहां +45 से भी आ गए, तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित है। तो अब हम इसकी सूची ध्यान में रखते हैं। शराब, चाय, कॉफी, मांस, बहुत ज्यादा तीखे मसाले, ये सब वर्जित है हमारे आहार में। इसलिए भारत में बार बार कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है तो सात्विक आहार लो, तामसिक नहीं, सात्विक नहीं। तामसिक आहार हमारे लिए वर्जित है। तो तामसिक आहार में ये सब आता है, मांस, मदिरा, मछली, कुछ भी तरह का मांस, किसी भी तरह की उसमें तीखापन, मिर्ची वगैरह, ये उसका हिस्सा है। तो हम आहार के बारे में करें कि अब हमारे आहार में थोड़ी शुद्धि आए तो हम भारतीय बन जाए, माने ज्यादा गर्मी वाला खाना ना खाए। ठीक है, अब इसी में थोड़ा जुड़ा है, ज्यादा ठंड वाला भी ना खाए जो शरीर को एकदम ठंडा कर दे। अब शरीर को एकदम ठंडा करें ऐसी क्या चीज है जो आप भोजन में यूज करते हैं? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये 2 चीज है। या बर्फ के बने हुए कोई भी पदार्थ, आइसक्रीम से बने हुए कोई भी पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक से बने, ये शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा ना कर दे, इसलिए इनका भी वर्जन है। इसलिए भारतीय आहार में सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों ही प्रतिबंधित, कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार की शुद्धि अगर हम कर लें तो संस्कृति हमारी काफी वापस आ जाए। माने भारत में आप रहते हैं तो भारत के ही भोजन उपयोग करना जो हजारों साल से चले आए, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में दादा दादी के साथ बैठ जाइए, नाना नानी के साथ बैठ जाइए, आपके घर में कोई भी बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, कम से कम 1 पीढ़ी ज्यादा है,
वो सब आपको लिस्ट बना देंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। उस पर मुझे व्याख्यान देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो, नहीं है तो कभी दोबारा उस पर सोचेंगे, बात करेंगे। अभी मुझे विषय पूरा करना है, इसलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु पे आते हैं। आहार हुआ, आहार के बाद अब आ जाइए आचार। आचार आपका ऐसा रहे जो 15 डिग्री से 35 डिग्री के वेरिएशन में एडजस्ट करे, तो आचार आपका ऐसा है। आचार में पता है क्या आता है? पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या ये आचार में आती है। सवेरे से शाम तक आपका दिन कैसे बीतना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपके आचार में आता है। दिनचर्या, दिन को कैसे बिताना, ऋतुचर्या, ऋतु माने जो मौसम बदलते हैं उसमें आपका आचरण कैसा होना चाहिए। अभी एक खास तरह का मौसम आ गया बारिश का, तो उस समय आचरण कैसा होना। बहुत ठंडी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना, और बहुत गर्मी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना। तो ऋतु के आधार पर सबसे मुख्य आधार है ऋतु, तो ऋतुचर्या उसको कहा गया। और दिन सवेरे से शाम तक, तो सवेरे से शाम तक और ऋतु के आधार पर अगर आप अपना जीवन चलाना शुरू करें तो आप भारतीयता में वापस आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे इसके बारे में कुछ माहिती है क्या? हाँ है, छोटी छोटी माहिती है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं तो शरीर भी समशीतोष्ण रहे। समशीतोष्ण हर जगह सम में रहे शरीर। आयुर्वेद में भी ये कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों सम में रहे। भारतीय लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो शरीर की कोई भी अवस्था सम से ना जाए, माने ज्यादा सोए नहीं एक, क्योंकि सम टूटेगा, ज्यादा जगह भी नहीं, उसमें भी सम टूटेगा। तो जगना और सोना दोनों संतुलित नियमित। तो शास्त्रों के आधार पर भारत के लिए जगने और सोने की जो अवधि तय की गई है वो दो तरह से तय की गई है। एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुत करते हैं, और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है। तो जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए सोना कम से कम 8 घंटे और जगना 16 घंटे। सोना 8 घंटे, जगना 16 घंटे। शरीर श्रम करने वालों को स्पष्ट निर्देश है भारतीय शास्त्रों में कि जिंदगी का 1/3 हिस्सा उनको सोना ही पड़ेगा शरीर को सम रखने के लिए। लेकिन जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते उनके लिए सोने का है 6 घंटे और जगना है 18 घंटे। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर शरीर श्रम नहीं है आपका तो 6 घंटे सोना पर्याप्त है, और शरीर श्रम है तो 8 घंटे। लेकिन कभी कभी एक छूट दी गई है, वो ये कि आपका शरीर जब स्वस्थ महसूस करे उतनी देर सो लेना। ये तीसरी एक कैटेगरी बनेगी, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जब आप कोई बीमारी की स्थिति में हैं, कोई रोग की स्थिति में हैं, तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ महसूस न करे तब तक सोएं, और जब स्वस्थ महसूस करे तो जगें। वो बीमारी की स्थिति है तीसरी वाली। स्वस्थ होने की स्थिति 8 और 6 घंटे की, श्रम करने वालों को 8, नहीं श्रम करने वालों को 6। और बीमारी की स्थिति में जब तक आप सोएं और महसूस करें स्वस्थ, वहां तक तो 10 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है। ठीक है। हमारे भारतीय शास्त्रों में एक स्पेशल कैटेगरी है, अलग से लिखा गया है बच्चों के लिए। बच्चे होते हैं 1 साल की उम्र तक के बच्चों को 18 घंटे सोना, 3 साल तक की उम्र वालों को 16 घंटे, 5 साल तक की उम्र वालों को 14 घंटे, और उससे आगे 7-8 साल के हो जाएं तो 12 घंटे, फिर 10 साल के हो जाएं तो 8 से 10 घंटे। जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो 8 घंटे। जो शरीर श्रम वाले हैं उसी कैटेगरी में आ जाए। और 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की माना जाता है कि वो मनुष्य होने की स्थिति में है, तो फिर वही श्रम वाला अगर मानसिक श्रम करता है तो 6 घंटे, शरीर श्रम करता है तो 8 घंटे। तो आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में हमेशा ध्यान। ठीक है, तो सोना जगना हुआ। अब इसमें थोड़ा आगे है आचार, सोना जगना। अब अगर आपने सोना जगना फिक्स किया है तो टाइम फिक्स करना। अगर आपकी 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है तो रात को कितने बजे सोना आपके लिए फिक्स करना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद चाहते हैं तो रात में कम से कम आपको 8 बजे 9 बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा, तभी 8 घंटे की नींद हो सकती है।
तो इसका माने ज्यादा देर रात्रि जागरण भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, तो ज्यादा रात्रि जागरण ना करें। लेकिन समय विशेष पर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको जागरण करना ही पड़े, तो वो साल में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे समय विशेष कोई आया, आपके घर में कोई पूजा हो रही है, महाभारत का पाठ या मान लीजिए रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, तो 24 घंटे पूरा होता है, तो उसमें एक विशेष परिस्थिति है, तो साल में एक दिन आप ऐसा, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन, हफ्ते भर का पीरियड है जो आप इसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन रोज का ये नहीं है। तो अब जरा सोचिए कि बेचारे ये लोग जो कंप्यूटर पर बैठ के अमरीकियों का काम करते रहते हैं, जिनको आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउसिंग में काम करते हैं, ये सब लोग भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं। रात को सोते हैं, रात को जगते हैं, दिन को सोते हैं, और इसी का दुष्परिणाम है 35-40 की उम्र तक आते आते किसी को दमा, किसी को अस्थमा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को नपुंसकता, ये सबसे ज्यादा बढ़ गई। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूं और निःशुल्क प्रैक्टिस करता हूं सेवा के, तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे डॉक्टर बताना नहीं चाहिए, वो नपुंसकता के आते हैं। और मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो इन्हीं लोगों की है जो सॉफ्टवेयर में, बिजनेस प्रोसेस हाउस में और आउटसोर्सिंग के काम में लगे, पति और पत्नी दोनों। पत्नी 35 साल की है, पति 40 साल का है, 10 साल शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, और वो कहते हैं कि राजीव भाई, वो धीमे से बोलते हैं, कोई ऐसी दवा बताओ कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। तो मैं उनको मजाक करता हूं कि यार तुमने पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पढ़ी? कहते क्या कहानी? मैंने कहा एक राजा के पास 100 रानी होती थी, कैसे संतुष्ट करता था, तुम एक को नहीं करता। तभी वो परेशान हो। मैंने तो सोचो तो सही कि एक राजा के पास 100 रानी, तो संतुष्ट तो करता होगा, नहीं तो भाग जाएंगी कि नहीं, कैसे रहेंगी उसके पास, और तुम एक को नहीं संतुष्ट कर पा रहे, तो तुम्हारे जीवन शैली में और राजा के जीवन शैली में क्या अंतर आया, जरा देखो। तब उनको रियलाइज, ये नपुंसकता सबसे बड़े पैमाने पर फैल रही है इस क्लास में जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउस में काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत डर लगता है कि इस पूरे क्लास में 70% नपुंसक, स्त्री और पुरुष को 70%, इसलिए उनके यहाँ बच्चे ज्यादा नहीं हो रहे। आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे करना नहीं चाहते, हो ही नहीं रहे, करना नहीं चाहते, वो बात अलग, हो ही नहीं रहे, क्योंकि जीवन शैली का ये जो बिल्कुल उल्टा हो गया, रात को जगना, सुबह को सोना, यहां तो बहुत तकलीफ है। तो भारतीयता में अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको सोना 4 से 5 के बीच होता है, कोशिश करिए अगर इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके घर में है, अगर आप उस पर विजय पा लें तो ये आसान है, करेंगे। अगर टीवी का कनेक्शन काट सकें, या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको देखकर करेंगे। टीवी रखिए लेकिन कंट्रोल रखिए रिमोट पर, और अगर कंट्रोल नहीं है तो कनेक्शन काटिए। उसमें कुछ दुविधा मत पाइएगा कि कनेक्शन काटेंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं आ रही है कि आप दुनिया से आगे निकल जाए। उसको देखिए जो पिछड़ने की कल्पना आपको है, कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है जो आपको दुनिया से आगे निकालती हो, तो पिछड़ने का डर क्यों? तो ये सोने का, जगने का, खाने का। और थोड़ा आगे बढ़े, अब भारतीय आचार में सवेरे से शाम तक हमारी दिनचर्या है, तो कब सोना है तो वो तय है, कब उठना है वो भी तय हो गया, कितनी देर काम करना है, कितनी देर आराम करना है ये तय हो गया। अब इसमें आपको कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, एक ही चीज ध्यान रखिए, भारतीय जीवन समशीतोष्ण है, तो हर जगह सम रहना चाहिए, ना ज्यादा चलना, ना ज्यादा बैठना, ना ज्यादा बैठना, ना ज्यादा चलना, माने चलना भी ज्यादा मत करिए, बैठना भी ज्यादा मत करिए। तो आप बोलेंगे हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए? भारतीय जो जीवन है 15 से 35 डिग्री वाला, इसमें एक दिन में 5 किलोमीटर चलना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कभी मत चलिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। मैं अभी से बताता हूं, बहुत लोगों
लोगों को ऐसा होता है ना, हम ज्यादा चलेंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। ये बेकार की बात है। 5 किलोमीटर से ज्यादा भारत में मत चले, नहीं तो क्या होता है, चलने से वायु का प्रकोप बढ़ता है शरीर में, और वायु एकत्रित होती है गर्म, वो सब सिर में एकत्रित होती है।